नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। भविष्य में बिटिया उदिता यूं ही न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते रहना, आप देश के अन्य खिलाड़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत व रोल मॉडल बन चुकी हो। ये विचार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने कहे। वे विश्वविद्यालय के गिरी सेंटर में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी उदिता के सम्मान में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विधायक कमल गुप्ता बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। हरियाणा पुलिस के 4 पुलिस अधिकारियों को साल 2021 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चुना गया है। सम्मानित होने वालों में 2 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस साल इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले देश भर के 152 पुलिसकर्मियों में हरियाणा पुलिस के अमित दहिया DSP, अमन कुमार इंस्पेक्टर, पूनम कुमारी लेडी इंस्पेक्टर और कमलेश लेडी सब इंस्पेक्टर का चयन हुआ है। हरियाणा को अब नया पुलिस प्रमुख यानी DGP किसी भी वक्त मिल सकता है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की चयन समिति ने गुरुवार को बैठक करने के बाद में 7 नामों की सूची में से 3 नामों का पैनल तैयार कर भेज दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से वरिष्ठता क्रम में 3 नामों को रखा गया है, जिसमें PK अग्रवाल यानी प्रशांत कुमार अग्रवाल व अकील मोहम्मद डॉक्टर RC मिश्रा का नाम शामिल है। तीनों नामों का पैनल तैयार कर भेज दिए जाने के साथ ही अब गेंद राज्य सरकार के पाले में आ गई है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल विचार मंथन के बाद में किसी भी वक्त DGP के नाम का ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले प्रदेश को नया DGP मिल जाएगा। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि राज्य की विभिन्न जेलों में बंद अच्छे आचरण वाले 17 कैदियों की रिहाई की अनुशंसा सरकार के पास भेजी जाएगी। इनको समय से पहले छोड़ने पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। बता दें कि रणजीत सिंह इस संबंध में राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैठक में 42 कैदियों को अच्छे आचरण के आधार पर रिहा करने तथा जेल में रहते हुए उनके व्यवहार पर मंथन किया गया। इन सभी मामलों को अंतिम फैसले के लिए सरकार के पास भेजा जा रहा है। लोगों के लिए दिल्ली जाना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। चूंकि टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में 8 महीने से अधिक समय से किसानों का आंदोलन जारी है। इस कारण से दिल्ली पुलिस ने कटीले तार व शीशे की दीवारें लगाकर टिकरी बॉर्डर वाला रास्ता 26 जनवरी के बाद से ही बंद कर रखा है। ऐसे में बहादुरगढ़ के अधिकांश वाहन चालक झाड़ोदा बॉर्डर व निजामपुर बॉर्डर से दिल्ली आ जा रहे हैं, लेकिन वीरवार अल सुबह से ही दिल्ली पुलिस ने निजामपुर वाला रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश के सभी बिंदुओं पर बैरिकेड्स लगाकर दिल्ली पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी तेज कर दी गई है। झाड़ोदा बॉर्डर से हर वाहन चालक को जांच के बाद ही दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर गुप्तचर एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर दिल्ली बहादुरगढ़ के बीच निजामपुर के रास्ते को बंद कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत गुरुवार को कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में पहुंचे। सभा में किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि यह केंद्र सरकार किसानों के हाथों से हल छीनकर कटोरा पकड़वाना चाहती है। किसानों की जमीन को हड़पने का पूरा इंतजाम कर चुकी यह सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल पड़ी है। टिकैत ने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून हर हाल में वापस लेने होंगे। उन्होंने किसानों से अपील की है कि सभी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ते रहें। जीत किसानों की ही होगी। किसान आंदोलन सही दिशा में चल रहा है। किसान की लड़ाई में सभी एकजुट हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं उन्होंने इस किसान आंदोलन में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को वे नहीं छोड़ेंगे। किसान आंदोलन की इस लड़ाई को सभी लोग इकट्ठे होकर ही लड़ेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रदेश भर में धूमधाम, हर्षोल्लास, जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम में ध्वजारोहण करेंगे। राज्य के विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण प्रातः 9 बजे के तुरंत बाद किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला महेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता करनाल, गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अम्बाला, शिक्षा मंत्री कंवरपाल चरखी दादरी, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पलवल, बिजली मंत्री रणजीत सिंह फतेहाबाद और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल पंचकुला में ध्वजारोहण करेंगे। पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक रेवाड़ी में राष्ट्र ध्वज फहराएंगे।
हरियाणा में लिंगानुपात की स्थिति को सुधारने के लिए राह ग्रुप फाउंडेशन ने ऐतिहासिक पहल की है। दरअसल कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जहां सामाजिक संस्था राह ग्रुप फाउंडेशन जागरूकता अभियान चलाएगी, वहीं इसे रोकने में मददगार लोगों को 2 लाख रुपए का नगद इनाम भी देगी। यह इनाम हरियाणा सरकार की ओर से घोषित 1 लाख रुपए की इनामी राशि के अलावा दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा राह संस्था के पदाधिकारियों की ब्लॉक स्तर पर फोन सूची भी जारी की जाएगी। उच्चतर शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार बुधवार गुरुवार की रात 12 बजे से कॉलेजों में दाखिला के लिए पोर्टल ओपन होना था, जो कि शुरू नहीं हो सका। अब पोर्टल 16 अगस्त से शुरू होगा। ऑनलाइन पोर्टल शुरू न होने से विद्यार्थी निराश हैं। गाइडलाइन में एक विद्यार्थी को एक ही शुल्क पर 5 कॉलेजों में आवेदन करने की सुविधा रहेगी। छात्राओं व अनुसूचित वर्ग के छात्रों को निःशुल्क आवेदन की सुविधा दी गई है। इसके अलावा आवेदकों को ऑनलाइन भुगतान के निर्देश जारी किए गए हैं। हिसार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ट्रेन नंबर 09229 व 09230 दुरंतो एक्सप्रेस अब मुंबई सेंट्रल और हिसार के बीच चलेगी। यह ट्रेन 17 अगस्त से चलेगी। पहले यह ट्रेन जयपुर से मुंबई सेंट्रल के बीच चलती थी। अब इस सेवा का सीकर लोहारू होते हुए हिसार तक विस्तार किया गया है। यह ट्रेन 17 अगस्त को मुंबई से हिसार आएगी, वहीं 19 अगस्त को हिसार से मुंबई सेंट्रल तक जाएगी। दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई, बड़ोदरा, रतलाम, सवाई माधोपुर, जयपुर के रास्ते चूरू होते हुए हिसार आएगी। इस रेलगाड़ी का स्टॉपेज राजस्थान के रिंगस, झुंझुनू, लोहारू तथा सादुलपुर में भी होगा। यह ट्रेन हिसार से मंगलवार और वीरवार को चलेगी, तो वहीं मुंबई से वापसी में मंगलवार और रविवार को चलेगी। इतना ही नहीं, यह ट्रेन सुपरफास्ट होगी, जो कि महज 12 स्टेशनों पर रुकेगी। यह ट्रेन करीब 1500 किलोमीटर की दूरी करीब 22 घंटे में तय करेगी। हरियाणा में संस्कृत को कक्षा तीसरी से लेकर 12वीं तक का अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में कक्षा 10 तक इसे पहले ही अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जा चुका है। संस्कृत भारती और भारत संस्कृत परिषद, हरियाणा संस्कृत अध्यापक संघ, आर्य समाज संगठनों ने 6 महीने पहले हरियाणा में संस्कृत को कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12वीं तक अनिवार्य विषय बनाने को मुख्यमंत्री के नाम पर पत्र भेजा था। अब मुख्यमंत्री ने इसे पहल को आगे बढ़ाते हुए इस पत्र को शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के पास भेजा है। इस पत्र के माध्यम से डायरेक्टर ने स्कूलों, संस्कृत से जुड़े संगठनों व शिक्षाविदों से इस बारे में सुझाव मांगे हैं। राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों को खोलने की अनुमति दे दी है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर 50% क्षमता के साथ ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर सकेंगे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह ही जारी रहेगी। गृह विभाग ने गुरुवार को इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार स्कूल की कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक एक दिन छोड़कर स्कूल आएंगे, मतलब एक दिन का गैप रखा जाएगा। 50% बच्चों को बुलाया जाएगा। इसमें छात्र सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे। इस दौरान प्रार्थना सभा के साथ ही भीड़ भाड़ वाले सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी। तालिबानी लड़ाके एक हफ्ते में अफगानिस्तान के 11 राज्यों पर कब्जा कर चुके हैं। अब उनका गजनी और हेरात पर भी कब्जा है, जो राजधानी काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर है। यानी तालिबानी जल्दी काबुल पर भी कब्जा कर सकते हैं और इसके बाद पूरा अफगानिस्तान उनकी गिरफ्त में होगा। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक तालिबान ने वेस्ट अफगानिस्तान के हेरात में पुलिस हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया है। इसी बीच अफगानिस्तान सरकार ने सुलह की कोशिश की है। कतर में तालिबानियों के साथ बातचीत कर रहे सरकारी अधिकारियों ने हिंसा खत्म करने के लिए समझौतों का एक ऑफर दिया है। AFP के मुताबिक अफगान सरकार तालिबानियों को सत्ता में साझेदार बनाना चाहती है, ताकि वो देश में जंग खत्म कर दें।